हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाडो फिजिक्स बाय वीके। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले एक नया टॉपिक 1.2। ठीक है, और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था व्हाट इज फिजिक्स, आपका चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर 1, और टॉपिक नंबर डिस्कस करा था 1.1 व्हाट इज फिजिक्स। तो आज हम बात करने वाले उसके आगे वाला नेक्स्ट टॉपिक, स्कोप ऑफ फिजिक्स, एक्साइटमेंट एंड एक्सपेरिमेंट ऑफ द फिजिक्स जो प्ले हुए हैं, उसके बारे में डिटेल में हमें बात करनी है। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा है 1.2 स्कोप एंड एक्सपेरिमेंट ऑफ फिजिक्स। ठीक है, तो कुछ उसके कीवर्ड के बारे में देख लेते हैं, क्या क्या कीवर्ड आपको और किस के ऊपर आपको डिस्कशन करना है उसके ऊपर खास ध्यान देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो, थोड़ा जो मैं पेन डाल लेता हूँ येलो कलर का। तो यहाँ पे जो है पहला तो माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक, दोनों ही अलग अलग वर्ड है, तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, है ना। तो स्कोप ऑफ फिजिक्स थोड़ा मैं देख लेता हूँ कैमरा शुरू है कि नहीं है। कैमरा शुरू नहीं होगा तो पूरी मेहनत जाएगी मेरी। 5, हाँ, तो कैमरा अपना शुरू है, देख लिया है ना। तो स्कोप ऑफ फिजिक्स सेकंड कीवर्ड आपका स्कोप ऑफ फिजिक्स, थर्ड जो है फिनोमिनल प्रोग्रेस ऑफ फिजिक्स। ये 3 वर्ड के ऊपर आपको डिस्कशन करना है। अब फिजिक्स के बच्चे लोग दो पार्ट पढ़ते हैं। कितने? 2 पार्ट पढ़ते हैं। पहला जो है मैक्रोस्कोपिक एंड सेकंड जो है माइक्रोस्कोपिक। नाम में दोनों ही चेंज है और दोनों का ही अपना अपना एक मीनिंग निकलता है। अब माइक्रोस्कोपिक जो मैंने लिखा पहला माइक्रोस्कोपिक, और ये अपना हो गया मैक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है स्मॉल, छोटी छोटी चीज़ों की स्टडी जिसमें करी जाती है उसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक। और बड़े बड़ी चीज़ों की स्टडी जो करी जाती है उसको बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक। जैसे कैसे? मैक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक में इसे बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक और इसे बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक। तो माइक्रोस्कोपिक में आप स्टडी करोगे एटम, न्यूक्लियर हो गया, मोलिकुलर एंड न्यूक्लियर फिनोमिना हो गया। तो ये छोटे छोटे स्टडी, मॉलिक्यूल्स हो गया, एटम्स हो गया, तो उसकी स्टडी करी जाती है माइक्रोस्कोपिक में, है कि नहीं। अब आते हैं मैक्रोस्कोपिक पे। तो मैक्रोस्कोपिक पे क्या होता है कि बड़े स्केल पे आप स्टडी करोगे, लेबोरेटरीज हो गया, लेबोरेटरी में जब एक्सपेरिमेंट करते हो, you performing experiment in laboratory which are included into the macroscopic category, such as like you can say terrestrial and astronomical scale। जैसे हो गया सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ये जो सारे एक्सपेरिमेंट, सच एक्सपेरिमेंट आर इंक्लूडेड इनटू द मैक्रोस्कोपिक कैटेगरी। Got the point? Okay. Now, what is more into this topic? Some few points that we have to discuss in microscopic. Look at here, structure and constitution. अब माइक्रोस्कोपिक में क्या होता है कि मैटर, ये मैटर है, ये किसका बना हुआ है, कितने एटम्स होते हैं इसके मैटर में, एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, उसकी स्टडी जो बच्चा लोग करते होते हैं माइक्रोस्कोपिक कैटेगरी में। आ रही बात समझ में? अब इसको मैं इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करवाऊंगा, प्रोटॉन स्ट्राइक करवाऊंगा, तो इसके रिएक्शंस कैसे रहेंगे, तो उसकी स्टडी जो होती है किस में होती है? माइक्रोस्कोपिक में, है ना। तो लिखा है मैंने, देयर इंटरेक्शंस विद डिफरेंट प्रॉब, इट मींस इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स, फोटॉन्स हो गया। लाइट जो आती है, लाइट किसकी बनी होती है? फोटॉन्स की। ये आप पढ़ोगे 12th में। ये जब स्टडी होती है, छोटी मोटी स्टडी, तो वो किस में होती है? माइक्रोस्कोपिक कैटेगरी के अंदर। फिजिक्स के 2 पार्ट है। कितने पार्ट है? 2 पार्ट है। पहला कौन है? माइक्रोस्कोपिक, दूसरा कौन है? मैक्रोस्कोपिक। पहला कौन है? माइक्रोस्कोपिक, दूसरा कौन है? मैक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक में क्या आता है? छोटी छोटी चीजें। मैक्रोस्कोपिक में क्या आता है? बड़ी बड़ी चीजें। माइक्रोस्कोपिक में देखो क्या होता है? न्यूक्लियर, एटम एंड मोलिकुलर एंड न्यूक्लियर फिनोमिना, ये सब किसमें आता है? माइक्रोस्कोपिक में। अब मैक्रोस्कोपिक में क्या आता है? लेबोरेटरी के जो एक्सपेरिमेंट होते हैं, टेरेस्ट्रियल हो गया और एस्ट्रोनॉमिकल हो गया। अब माइक्रोस्कोपिक में आप मैटर की स्टडी करोगे, और मैटर किसका बना हुआ है? खास करके एटम हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, न्यूक्लियाई हो गया। ठीक है, फिर मैटर की इंटरेक्शंस इलेक्ट्रॉन फोटोन के साथ कैसी है, तो उसकी स्टडी आप करते हो माइक्रोस्कोपिक कैटेगरी में। ठीक है, अब बात करें, थोड़ा डिटेल में है मैक्रोस्कोपिक। तो मैक्रोस्कोपिक में आपको डिस्कस करना है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स।
क्लासिकल मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स किसके साथ डील करता है? मैक्रोस्कोपिक किसके साथ डील करता है? क्लासिकल मैकेनिक्स हो गया, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हो गया, ऑप्टिक्स हो गया, एंड जो फोर्थ वन है थर्मोडायनेमिक्स हो गया। एक एक के बारे में बताऊंगा, अच्छे से सुन लो। अब क्लासिकल मैकेनिक्स मतलब न्यूटोनियन मैकेनिक्स, न्यूटन के जरिए जो मैकेनिक्स बनाया गया, न्यूटन के लॉ को जो फॉलो करता है मैकेनिक्स, उसे बोलते हैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स। जैसे आपको एप्पल गिरा पेड़ से, तो उसके पीछे का जो फिजिक्स है मैकेनिक्स लगती है। जो मैकेनिक्स मतलब जो चीज़ मशीनरी तुम बोल सकते हो, वन टाइप ऑफ मशीनरी, जो चीज़ दिख सकती है, कार जा रही है, पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है, सारी जो मैकेनिक्स आती है अपनी न्यूटोनियन मैकेनिक्स से बोलते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। आ रही बात समझ में? फिर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जिसमें आप स्टडी करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख लूँ, आगे लिख लेता हूँ। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आप स्टडी करोगे, थोड़ा इस पार्ट को चाहो तो स्पीड में देख लेना है ना। स्टडी करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों फील्ड की आप स्टडी करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड की आप स्टडी करोगे किसमें? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। बोलो आ रही बात समझ में? फिर आता है ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स में आप स्टडी थोड़ा स्पीड में कर लेना है ना। तो ऑप्टिक्स में डील किसके साथ डील करोगे आप? किसके साथ डील करोगे? लाइट के साथ। लाइट के जो भी फिनोमिना है ना, हो गया डील्स विथ लाइट एंड इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इनके साथ आप स्टडी करोगे ऑप्टिकल, जैसे कैसे हो गए? सो ये आपका टेलीस्कोप हो गया, फिर आपका हो गया कैलिडोस्कोप। आपने सुना होगा बचपन में कि ऐसा देखो, ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट आता है ऐसा ना, ट्राइंगल में, तो अलग अलग डिजाइन बनते हैं, पैटर्न्स बनते हैं, तो उसको बोलते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट है उसको बोलते हैं कैलिडोस्कोप, है कि नहीं? थोड़ा माइक में डाला था ऊपर ताकि आपको आवाज़ जो अच्छी आए, है ना। फिर हो गया माइक्रोस्कोप हो गया। तो माइक्रोस्कोप ये क्या है? सब ये सब डील करता है ऑप्टिक्स के साथ, है ना। तो जो भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है किसकी कैटेगरी में आते हैं? ऑप्टिक्स की कैटेगरी में आते हैं। फिर थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स जो है ना, मान लो कोई भी आप स्टडी कर रहे हो, मान लो जैसे बहुत बड़ी कंपनी है केमिकल इंडस्ट्रीज की, बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं वहाँ वहाँ, है ना। तो उसका वॉल्यूम कितना होता है, उसका प्रेशर कितना है अंदर, टेम्परेचर कितना है, उसके पास इंटरनल एनर्जी, जो बॉयलर बड़े बड़े बॉयलर्स होते हैं, है ना, डील्स विथ टेम्परेचर, वॉल्यूम, सब इनके साथ डील करता है। वॉल्यूम्स हो गया, है ना, फिर हो गया इंटरनल एनर्जी। ये सब वर्ड जो है आई थिंक थोड़े नए लग रहे होंगे आपको, लेकिन ये आगे सीखोगे 11th में, टेंशन ना लो, वर्ड थोड़े याद कर लो, बड़ी चीज़ नहीं है। इंटरनल एनर्जी, ठीक है, एंड प्रेशर, इनके साथ ये डील करता है कौन? थर्मोडायनेमिक्स। तो लाई बात समझ में? फिर से एक और बार देख लेते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स मतलब न्यूटोनियन मैकेनिक्स, जो हो गया आपका रोटेशन हो गया, जो लॉज ऑफ ग्रेविटेशन हो गया, तो सब आता है आपका क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर। फिर आता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, किसके साथ डील करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। फिर ऑप्टिक्स डील करता है लाइट के साथ, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया आपके, माइक्रोस्कोप हो गया, फिर हो गया टेलीस्कोप, है ना, फिर हो गया कैलेडोस्कोप, ये सब डील करता है ऑप्टिक्स के साथ। फिर बचता है थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स डील करते हैं बच्चों इंटरनल एनर्जी, कोई बड़े बड़े कंटेनर है ना, तो उसका वॉल्यूम होता है, टेम्परेचर होता है, ठीक है, इंटरनल एनर्जी होती है, तो वो सब उनके साथ डील करता है। बोलो बात समझ में आ रही है? तो मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक ये दोनों कीवर्ड्स है, उसके अंदर आपको इतने कंटेंट याद करना है अच्छे से। मैंने आपको डिस्प्ले के ऊपर क्लियर है, थोड़ा मैं हट जाता हूँ ताकि जो आप स्क्रीनशॉट ले लेना है ना, देखो मैं ले लो स्क्रीनशॉट अच्छे से। चलो हो गया। अब बढ़ते आगे। अब आता है स्कोप ऑफ फिजिक्स।
अब फिजिक्स का स्कोप बहुत बड़ा है। फिजिक्स देखो क्या बहुत सारी वैरायटीज है, छोटी से छोटी वैल्यूज के लेके अब बहुत बड़ी वैल्यूज पे तक भी जा सकते हो। जैसे मैं बोलूँ कि फिजिक्स जो है बहुत ही एक उसका लार्ज स्केल है, बोल सकते इतना शॉर्ट में आप। मास की बात करो, सबसे छोटा मास है इलेक्ट्रॉन का 10⁻³ कितना है 10⁻³ अब बहुत बड़े जाओगे आप तो 10⁵ जो मास है किसका है, यूनिवर्स का है। इसका भी आंसर दूंगा मैं, ये कैसे नापा, ये मेजर कैसे हुआ है उसका भी मैं आपको आंसर दूंगा। ये आता है आपका फिनोमिनल प्रोग्रेस ऑफ फिजिक्स में, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन आपको जो है, थ्रू द थियरी ऑफ फिजिक्स वी कैन एक्सप्लेन और अंडरस्टैंड द लार्ज रेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिक्स की मदद से जो है बेटा ये इतना इंटरेस्टिंग है कि बहुत बड़े मैग्नीट्यूड ऑफ हम निकाल सकते। जैसे बोला मैंने आपको बोला कि जो अपना यूनिवर्स है उसका मास कितना 10⁵ तो पहली चीज फिजिक्स में ऐसा लॉ है उसकी मदद से आप जो है इतना मैग्नीट्यूड किसी भी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। कैसे सुनो, जैसे मानो न्यूटन ने क्या बोला था, कोई भी मास है, मैसिव पार्टिकल्स जिसके बीच कोई भी मास है तो उनके बीच लगने वाला फोर्स लिखा जाएगा m1 m2 डिवाइड बाय r²। तो इसके सीरीज एक्सपेरिमेंट के जरिए, सीरीज एक्सपेरिमेंट हम जो है ये चीज निकाल सकते हैं। तो यहाँ से जो है इक्वेशन की मदद से मास m1 और m2 निकाल सकते हैं। बहुत सारे सीरीज एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये चीज जो डिसाइड होती है, ऐसे नहीं होती है। समझ आ रही चीज कि भाई इतना मास रखा है, इतने दूरी पे रखा है तो ये वैल्यूज आई, फिर इतनी दूरी पे रखते हैं तो कितनी वैल्यूज आती है। तो 1 बाय 1 थ्रू दी एक एक्सपेरिमेंटल टेबल बनता है। तो उसके ऊपर जो है पूरा मास स्टडी करने के बाद ये मास अप्रोक्स होता है कि इसके आसपास ये मास हो सकता है। आरी बात समझ में तब जाके हम बोल सकते हैं कि मास जो है पूरे गैलेक्सी यूनिवर्स का मास, यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ, यूनिवर्स का मास कितना है 10⁵ kg। आरी बात समझ में है ना। तो फिजिक्स यहाँ पे देखोगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बनता जा रहा है। फिर बात करते हैं फिनोमिनल प्रोग्रेस। तो फिनोमिनल प्रोग्रेस में देखो दो चीज आपको याद करनी। फिनोमिनल फिजिक्स का अगर एक प्रोग्रेस होता है तो उसके पीछे दो चीजें डिपेंड करती है। पहले चीज कि फिजिक्स जो आपने लगाया हुआ है उसकी थिंकिंग जो है क्वालिटेटिव थिंकिंग होनी चाहिए कि भाई ये चीज ऐसे हो रही है, अगर ऐसे करे तो कैसे होगा, है ना। क्वालिटेटिव थिंकिंग इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर क्वालिटेटिव थिंकिंग आप रखोगे तो ये चीज भी कर पाना जो थोड़ा मुश्किल नहीं है ना। फिर जो आपने जो लॉज दिए हैं उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, वो एररलेस होना चाहिए। फिर जो इस मेजरमेंट का आपने यूज करा है वो होना चाहिए क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, मतलब उसमें थोड़ी सी भी एरर नहीं होनी चाहिए। यू कैन से विथ 100% एक्यूरेसी, ठीक है। यू कैन से दैट 100% ऑफ एक्यूरेसी, ये चीज होनी चाहिए, ठीक है। तो देयर आर टू थिंग्स बिहाइंड फिनोमिनल प्रोग्रेस ऑफ फिजिक्स। पहला जो क्वालिटेटिव थिंकिंग, नो डाउट्स, एंड क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। फिर जो सेकंड चीज आती है आपकी, सेकंड चीज आप कहते हैं बेसिक लॉ ऑफ फिजिक्स आर यूनिवर्सल। तो फिजिक्स के जो बेसिक लॉ होते हैं वो कैसे होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं। मान लो जो लॉ आपने बनाए हुए हैं वो अर्थ पे काम करते हैं, वो वही लॉ काम करेंगे मून के ऊपर, है ना। तो कुछ लॉ जो है आपको दिखाना पड़ेगा, अज्यूमशन लेना पड़ेंगे, ये इसी कंडीशन में काम करते हैं। एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको, है ना। तो हर एक लॉ फिजिक्स का, हर एक लॉ जो उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनता है। तो थ्रू मैथमेटिकल एक्सप्रेशन प्रूव करो, ट्राई करो प्रूव करना कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के स्वरूप में उसको हम दे दिए। जैसे मान लो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन ऑफ लॉ जो है जो Gm1 m2 डिवाइड बाय r², ठीक है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, उसके जरिए एक लॉ बना है ना। तो यहाँ पे क्या फिजिकल लॉ जो पूरा क्या होना चाहिए, फिजिक्स का लॉ जो है होना चाहिए यूनिवर्सल, जो हर एक प्लेनेट के ऊपर और हर एक चीज के ऊपर एक्सेप्टेबल होना चाहिए, ठीक है। अब होता क्या देखो, जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो मैं आपको एग्जांपल दूं। जैसे मान लो अपना हो गया पत्थर और फीदर, है ना। तो फीदर को आप गिराओगे दोनों को एक साथ में, तो पत्थर पहले गिर जाएगा और फीदर क्या करेगा, बाद में गिरेगा, आफ्टर, सेकंड प्रायोरिटी होगी, है ना। और ये गिरेगा फर्स्ट। तो यहाँ पे क्या है, ग्रेविटी तो दोनों के ऊपर सेम ही लग रही है। कितनी लग रही है, 9.8 मीटर पर
सेकंड स्क्वायर। तो फिर ये दोनों साथ में क्यों नहीं गिर रहे, अलग अलग टाइम पे क्यों गिर रहे? तो यहाँ पे क्या होता है, आपको देना पड़ेगा क्या कंडीशन है। तो यहाँ पर देखो एयर रेजिस्टेंस क्या है इसका, बहुत कम है, लेस। एयर रेजिस्टेंस क्या है, और यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस क्या है, बहुत ज्यादा। तो बच्चा लोग एयर रेजिस्टेंस क्या है उसके ऊपर भी आपको स्टडी करनी पड़ेगी। एयर रेजिस्टेंस भी क्या एक फैक्टर है जो मोशन को क्या करेगा, रजिस्टर करेगा। तो यहाँ पे उसके बारे में भी आपको स्टडी करनी है ना। तो एयर रेजिस्टेंस क्या है, यहाँ पे ज्यादा है, मोर, उसके उसी क्या आता है, बाद में गिरता है, और ये क्या आता है, फर्स्ट गिर जाता है ना। तो यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर इन दोनों चीजों को आप वैक्यूम में लेके जाते हो तो दोनों ही सेम टाइम में गिरेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी जो दोनों के ऊपर क्या है, सेम एक्ट कर रही है। तो बच्चा लोग यहाँ पे ग्रेविटी कैसे एक्ट कर रही है, सेम एक्ट कर रही है। कब? जब दोनों का वैक्यूम में डालोगे, एट वेयर देयर इज नो एनी काइंड ऑफ एयर रेजिस्टेंस। In absence of air resistance, you can say that the both will fall in same time. Both will fall in same time. Both will come down at the same time. If we will consider zero air resistance, तो अगर यहाँ पे दोनों चीजों को हम जो है वैक्यूम में डालते हैं बच्चा लोग, तो दोनों सेम टाइम पे गिरेंगे। ये हो जाएगा फिजिकल प्रोग्रेस ऑफ फिजिक्स, फिनोमिनल प्रोग्रेस ऑफ फिजिक्स। ठीक है, तो कुछ कुछ पॉइंट जो आपको याद करने हैं वो मैंने आपको लिखे क्रिस्टल क्लियर। तो माइक्रोस्कोपी हो गया, माइक्रोस्कोपिक एंड स्कोप ऑफ फिजिक्स। फिर थर्ड पॉइंट जो फिनोमिनल फिजिक्स, फिनोमिनल प्रोग्रेस ऑफ फिजिक्स, जिसमें हमने जो अभी स्टोन एंड फिदर का एग्जांपल से आपको डिस्कस करा और समझाया है ना। तो पूरा जो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका अच्छे से, ये तो आपको दिख रहा होगा और ये भी आपको दिख रहा होगा, देखो इसका ले लो स्क्रीनशॉट अच्छे से, है ना। लो हो गया, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो करना है लाइक और करना, चैनल को सब्सक्राइब, और अपने जो भी साथी फ्रेंड्स हैं अपने शेयर करोगे जरूर जरूर, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा बाय बाय। सो करे तो मैं ऑफ चल बे आ जाए ऊपर से।